सुनो, हम असली मुसीबत खड़ी करेंगे। हम ऐसी समस्या पैदा करेंगे कि हर चीज अपनी नींव से गिर जाएगी और पकड़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मैंने उन सबको गिन लिया है जो इसमें हमारा साथ देंगे। वो टीचर जो अपने स्टूडेंट के साथ अपने भगवान का मजाक बनाता है और उन पर हंसता है, वो हमारे साथ है। वो इंसान जो इस बात से डरता है कि शायद वो खुले विचार का नहीं है, यानी कि लिबरल नहीं है, वो हमारे साथ है। हम लोगों के दिल में ऐसी जड़ें जमा लेंगे कि वो चाहकर भी हमें निकाल नहीं पाएंगे। आजकल किसी के पास खुद का दिमाग नहीं है, अपनी खुद की सोच नहीं है। कई पीढ़ियों के बाद ऐसा समय आता है जब लोग निजता की हर हदें पार कर देते हैं, जब इंसान इंसान नहीं रहता और बदलकर वो बेगैरत, खुदगर्ज, डरपोक और धूर्त बन जाता है। मैंने खुद एक 6 साल के बच्चे को अपनी नशे से धुत माँ को घर ले जाते हुए देखा है और वो माँ बदले में उसे ही गालियां दे रही थी। सामान्य लोग नशे में धुत है, माँ नशे में धुत है, बच्चे नशे में धुत है, चर्चिस खाली है, रशियन गोड सस्ती वोडका के नशे में सोया हुआ है। ये पैसेज मैंने दोस्तोवस्की के द्वारा लिखे नोवेल डीमन से उठाया है। जब मैंने ये पैसेज पहली बार पढ़ा था तो मुझे याद है मेरे इसको पढ़कर रोंगटे खड़े हो गए थे। दोस्तोवस्की ने ये किताब 1872 में पब्लिश की थी, यानी कि रशियन रिवॉल्यूशन से लगभग 50 साल पहले ही उन्होंने अपनी किताब के अंदर भविष्यवाणी कर दी थी कि कैसे रेडिकल्स, पावर सीकर्स, आइडियलिस्ट और उनके आइडियाज का इस्तेमाल सोसाइटी को तोड़ने में करेंगे। और क्या ये सच नहीं कि कैसे लेनिन और स्टालिन जैसे पावर सीकर ने मार्क्स जैसे आइडियलिस्ट का इस्तेमाल यूजफुल इडियट की तरह किया और अपनी पुरानी व्यवस्था और सोसाइटी को ब्रेकअप करके एक नई सोसाइटी की नींव रखी जो डर और टेरर पर टिकी थी। 50 साल पहले ही रशियन रिवॉल्यूशन को देख लेना दोस्तोवस्की की जीनियस को दर्शाता है। दोस्तोवस्की अपनी किताब डीमन से न सिर्फ रशियन लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, बल्कि उनका ये संदेश पूरे विश्व को है। आप हाल ही में हुए बांग्लादेश क्राइसिस को ही देख सकते हो। जो भी ये सोचता है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट इसीलिए हुआ क्योंकि कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि 1971 बांग्लादेश फ्रीडम फाइटर के बच्चों को पब्लिक जॉब में कोटा मिलना चाहिए, इसके विरोध में स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया। अगर कोई ये सोचता है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट इस प्रोटेस्ट की वजह से हुआ तो मेरी नजर में वो बड़ा ही नाइव है और उन छुपी हुई ताकतों को नहीं देख पा रहा है जो कई सालों से परछाई में काम कर रही थी, जो चुपचाप बांग्लादेश सोसाइटी को अंदर से खोखला कर रही थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक छोटे से स्टूडेंट प्रोटेस्ट की वजह से शेख हसीना को कंट्री छोड़ना पड़ा। अब वहां के पीएम मोहम्मद, जो कि एक आइडियलिस्ट है और कुछ नहीं बल्कि परछाई में चुपचाप काम कर रही शक्तियों के हाथों की कठपुतली है, और पावर सीकर, रेडिकल, सोसाइटी ब्रेकर जिनकी वजह से ये क्राइसिस हुआ है, वो अभी भी बैकग्राउंड में अपना काम कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तोवस्की की बुक डीमन पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट बुक है। आप अपने देश भारत को ही देख सकते हो। भारत में भी सोसाइटी ब्रेकिंग फोर्स चुपचाप बैकग्राउंड में काम कर रही है, क्योंकि सिविलाइजेशनली हमारी भी कुछ मूल्य है और हमारे दुश्मन हम पर तब तक विजय नहीं पा सकते जब तक वो हमारे भारतीय सभ्यता, हमारी आर्ट, हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारे भगवान, हमारी रीति रिवाजों पर हमारी आस्था को कम ना कर दे। ऐसा वो ये बोलकर करेंगे कि तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर तुम्हारा नहीं, ये तो तुमने ग्रीक और रोमन से उठाया है। भगवान पर तुम्हें आस्था रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। तुम्हारी सारी परंपरा रूढ़िवादी है और उनको बदलकर कुछ नई परंपरा लाई जाए। ऐसे पहले भारतीय लोगों के मन को हराकर भारत रूपी शरीर पर कब्जा किया जा सकता है, लेकिन जब तक भारत अपने मूल्यों और संस्कृति का बचाव पावर सीकर, सोसाइटी ब्रेकर और स्टूपिड आइडियलिस्ट से कर पाता है, तब तक भारत राष्ट्र अपनी सुरक्षा कर पाएगा। रशियन रिवॉल्यूशन से 50 साल पहले ही दोस्तोवस्की रशियन सिविलाइजेशन को अपनी आंखों के सामने गिरता हुआ देख रहे थे। रशियन लोगों को अपनी आंखों से अपनी रशियन परंपरा, अपने भगवान से दूर जाते हुए और एथिज्म और निहिलिज्म जैसी फिलॉसफी को अपनाते हुए देख रहे थे। इसीलिए उन्होंने भविष्य में आने वाले खतरे की चेतावनी के तौर पर 800 पेज की ये किताब डीमंस लिखी। इस बुक की मेन स्टोरी ये ही है कि कैसे रेडिकल्स बाहर से आई हुई आइडियोलॉजी और आइडियाज जैसे मार्क्सिज्म का इस्तेमाल अपनी सोसाइटी को तोड़ने में करेंगे। इन आइडियाज की मदद से वो अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, लोगों को अपने भगवानों से दूर करते हैं, चर्चिस को तोड़ते हैं और रशियन जार को सत्ता से हटाकर अपनी खुद की सत्ता स्थापित करने की कोशिश करते हैं। कमाल की बात यह है कि जो सब कुछ रेडिकल्स और पावर सीकर इस बुक में कर रहे हैं, वो सब कुछ लेनिन और स्टालिन जैसे इस किताब के पब्लिश होने के 50 साल बाद करने वाले थे।
दोस्तोव्स्की ने अपनी किताब का नाम डीमंस रखा, ये दिखाने के लिए कि कैसे लोग डिमोनिक आइडिया से पोजेस्ड हो जाएंगे और एक बार इन डिमोनिक आइडिया से पोजेस्ड होकर वो अपने ही फेलो कंट्रीमैन के साथ वो क्रूरता करेंगे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जैसे कि किताब के शुरुआत में ही दोस्तोव्स्की एक बाइबल कोट यूज करते हैं कि सुअरों के अंदर डीमन प्रवेश कर गया और वो सुअर का झुंड झील में कूद गया जहां पर उनकी मौत हो गई। इफ यू हैव टाइम देन लिसन टू दिस पावरफुल पैसेज, क्योंकि ये चांस हमें मुश्किल से ही मिलता है कि हम इन पावर सीकर सोसाइटी ब्रेकर के विचार सुन पाए, क्योंकि ये चुपचाप शैडो में काम करते हैं और अपने विचार और सोच को प्रकट नहीं होने देते। जैसे कि आइडियलिस्ट के विचार और आइडियाज तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन इन पावर सीकर के लिए ये आइडियलिस्ट एक यूजफुल इडियट है और इनके आइडियाज एक हैमर है जिनकी मदद से ये पावर सीकर सभ्यता को तोड़ने में करते हैं। दैट्स वाई अपने ही कानों से इस इविल पावर सीकर के विचार सुनिए। मैंने सब कुछ सोच लिया है, इस दिशा में पहला कदम कैसे उठाना है ये सिगलोव के बस की बात नहीं है। इस दुनिया में सिगलोव जैसे बहुत लोग हैं, लेकिन पूरे रशिया में सिर्फ एक ही इंसान है जिसे पता है कि सिगलोविज्म लाने के लिए क्या कदम उठाने हैं, और वो इंसान मैं हूं। लेकिन इसके लिए समाज को पहले हिला के रख देने की जरूरत है, जो कि हम करेंगे। यहाँ पर पावर सीकर ये बोल रहा है कि इस दुनिया में सिगलोव जैसे आइडियलिस्ट भरे पड़े हैं। आप सिगलोव को कार्ल मार्क्स की तरह भी समझ सकते हो। मार्क्स के मार्क्सिज्म और सिगलोव के सिगलोविज्म दोनों में बहुत समानता है। दोनों आइडियोलॉजी चाहती है कि समाज में समानता हो, कोई गरीब ना हो और कोई अमीर ना हो। लेकिन यहाँ पर पावर सीकर सिगलोव या फिर मार्क्स को सिर्फ एक यूजफुल इडियट बता रहे हैं, जिनके आइडियाज का इस्तेमाल पावर सीकर सोसाइटी को ब्रेकअप करने में, अराजकता फैलाने में करेंगे। इससे ज्यादा इन यूजफुल इडियट का और कोई काम नहीं है। इन यूजफुल इडियट को बस सिद्धांत देना आता है, उन सिद्धांतों पर तर्क वितर्क करना आता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इन सिद्धांतों को जमीनी स्तर पर या फिर असलियत में कैसे लाया जाए। इसके लिए एक प्रैक्टिकल इंसान की जरूरत है जिसे पता है कि पहला कदम क्या है और उसे कैसे उठाना है। इसलिए पावर सीकर कह रहा है कि इसके लिए पहले समाज को तोड़ने की जरूरत है। वो संस्कृति जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ के रखती है, उसे खत्म करने की जरूरत है। वैसे भी गुलामों के ऊपर कोई ना कोई मालिक होना चाहिए। गुलामों का बस एक ही काम है कि वो पूरी तरह से मालिकों की आज्ञा को पूरी करे, अपनी इच्छाएं और अपनी इंडिविजुअलिटी को भूल जाए। इच्छाएं और दुख हम मालिकों के लिए और गुलामों के लिए सिगलोविज्म। इसीलिए हम हर एक प्रतिभाशाली जीनियस को उसके शुरुआती चरणों में ही कुचल देंगे। वाओ, यू सी द जीनियस ऑफ दोस्तोव्स्की। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करने का काम गुलामों का होता है, ना कि मालिकों का। और कमाल की बात तो ये है कि क्या सोवियत रशिया में यही नहीं हुआ, जहां पर सोवियत लीडर जैसे स्टालिन या फिर लेनिन को छोड़कर पूरी कंट्री मार्क्सिज्म को फॉलो कर रही थी। मार्क्सिज्म या फिर कोई भी आइडियोलॉजी बस गुलामों के लिए है, ना कि मालिकों के लिए। गुलामों को बस यही करना है कि वो अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी भूलकर भेड़ों की तरह सिर्फ मालिकों के द्वारा बताई आइडियोलॉजी को फॉलो करे। और अगर कोई ऐसा प्रतिभाशाली जीनियस व्यक्ति उनमें से निकलता है जो खुद के लिए सोचने की हिम्मत रखता है, तो पावर सीकर कहता है कि ऐसे जीनियस का उसके शुरुआती चरणों में गला घोट देना चाहिए, क्योंकि कई वो जीनियस भेड़ों को गुमराह ना कर दे और पावर सीकर के लिए खतरा ना बन जाए। क्या सोवियत रशिया में यही नहीं हुआ कि रशिया के सभी प्रतिभाशाली थिंकर को अपनी जान बचाने के लिए अपना देश छोड़ना पड़ा, और जो ना छोड़ पाए वो या तो मारे गए या फिर खुद भेड़ बन गए। मूर्खों और नौजवान स्कूल छात्रों की हमारी आज्ञा पालन करने की इच्छा अपने चरण पर है, तो उनको बहकाना काफी आसान है। क्या तुम्हें पता है कि हम इन पहले से ही तैयार हुए छोटे छोटे आइडियाज का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे कि मेरे कंट्री को छोड़कर जाने से पहले अपराध करने को पागलपन माना जाता था, लेकिन जब मैं वापस आया तब तक अपराध करना पागलपन नहीं बल्कि एक कर्तव्य बन गया। समाज तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए एक होनरेबल प्रोटेस्ट। ऐसे हालात में एक पका पकाया मर्डरर अगर अपनी पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए मर्डर ना करे तो क्या करे? एक पावर सीकर के लिए सबसे आसान टारगेट होता है यूथ, क्योंकि उनमें कुछ करने की इच्छा होती है। अगर उनकी इस इच्छा को सही दिशा में ले जाया जाए तो वो अपने देश को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर समाज अपने नौजवानों पर ध्यान ना दे तो इन नौजवानों को बहकाना आसान हो जाता है। नौजवानों के लिए मकसद तो सिर्फ एक बहाना होता है। अगर उनसे पूछा जाए कि वो ये क्यों कर रहे हैं तो बेशक वो कहे कि वो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, कि हम स्वर्ग का निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन उनके इन सभी बहानों के पीछे एक इच्छा काम करती है, वो है रोमांच पाने की इच्छा।
क्योंकि यूथ के अंदर इंट्रिंसिकली एक रिबेलियस नेचर होता है, तो वो किसी भी नए आइडियाज और आइडियोलॉजी का शिकार हो जाते हैं और पावर सीकर के लिए एक यूजफुल टूल बन जाते हैं, जिनका इस्तेमाल पावर सीकर सोसाइटी को ब्रेकअप करने के लिए करते हैं। इसीलिए यहाँ पर पावर सीकर कह रहे हैं कि मूर्खों और नौजवानों की आज्ञा पालन करने की इच्छा बढ़ चुकी है। फिर पावर सीकर बताता है कि ऐसे छोटे छोटे आइडियाज जो सोसाइटी में फैले हुए, जिनके सही या गलत होने का किसी को नहीं पता, इन छोटे छोटे आइडियाज का पावर सीकर फायदा उठाएगा। मतलब कि अगर मेन आइडिया न्यूक्लियर बम है तो ये स्मॉल आइडियाज किसी डायनामाइट से कम नहीं। जैसे कि रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम स्टालिन और लेनिन जैसे लीडर ने इन्हीं छोटे छोटे आइडियाज का इस्तेमाल लोगों को भड़काने के लिए किया। जैसे कि सभी अमीरों के धन गलत तरीके से कमाए गए हैं, अमीर लोग गरीबों से लूटते हैं और अपनी तिजोरियां भरते हैं, इनके पैसे इनके नहीं है बल्कि गरीबों के है, और इनसे ये पैसे छीन लेना गुनाह नहीं बल्कि हक है। इनका आलीशान घर इनका नहीं बल्कि उन मजदूरों का है जिन्होंने इस घर को बनाया है, इसीलिए उस घर को आग लगा देना या इन अमीरों को बेघर कर देना जायज है। इनकी फैक्ट्री से आने वाला धन इनका नहीं बल्कि उन मजदूरों का है जो उस फैक्ट्री में काम करते हैं। अमीर लुटेरे हैं, इसीलिए अपना हक मांगना कोई बुराई नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे बेतुके आइडियाज लोगों के दिमाग में डालकर उनको भड़काया गया, जिसका नतीजा क्या निकला? इन लोगों ने अमीर लोगों के घर लूटे, जलाए, अपने ही फेलो कंट्रीमैन को मार दिया। ये सब हुआ रशियन रिवॉल्यूशन के दौरान, जिसकी दोस्तोवस्की ने 50 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। एक रिसेंट एग्जांपल में अभी कुछ सालों से अमेरिका में डिसआर्म द पुलिस के नाम से प्रोटेस्ट चल रहा है कि पुलिस ऑफिसर के पास गन नहीं होनी चाहिए। आई मीन द स्मॉल आइडिया सुनने में तो काफी स्वीट और गुडी गुडी लगते हैं कि एक सभ्य समाज में गन की जरूरत ही क्या है, लेकिन ये छोटे से आइडिया सोसाइटी के लिए कितने डेंजरस है ये शायद वो भी नहीं जानते जो इन आइडियाज को लेकर आते। एक क्रिमिनल जिसके पास बंदूक है, उसका तो उस पुलिस ऑफिसर से डर खत्म हो जाएगा जिसके पास बंदूक नहीं है। तो ऐसे हालात में सही में अगर एक पका पकाया मर्डर अपनी पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए मर्डर ना करे तो वो क्या करे? ऐसा लगता है कि कई पीढ़ियों के बाद ऐसा समय आता है जब इंसान इंसान नहीं रहता और बदलकर वो बेगैरत, खुदगर्ज, डरपोक और धूर्त बन जाता है। मैंने खुद एक 6 साल के बच्चे को अपनी नशे से धुत माँ को घर ले जाते हुए देखा है और वो माँ बदले में उसे ही गालियां दे रही थी। इसीलिए हम इच्छाओं का अंत कर देंगे, हम नशे, चुगली और नीचता को बढ़ावा देंगे और समाज के पतनशीलता और अराजकता को बढ़ावा देंगे। मैंने उन सबको गिन लिया जो इसमें हमारा साथ देंगे। वो टीचर जो अपने स्टूडेंट के साथ अपने भगवान का मजाक बनाता है और उन पर हंसता है, वो हमारे साथ है। वो इंसान जो इस बात से डरता है कि शायद वो खुले विचार का नहीं है या फिर लिबरल नहीं है, वो हमारे साथ है। ऑफ कोर्स पावर सीकर तब तक कुछ हासिल नहीं कर सकता जब तक सिविलाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो, लोगों की अपनी संस्कृति पर आस्था हो, लोग बुरी आदतों से दूर रहे, लोग बुरी आदतों के शिकार नहीं हो। यहाँ पर पावर सीकर यही कह रहा है कि हम इस गिरती हुई सिविलाइजेशन का फायदा उठाएंगे और उन सब यूजफुल इडियट का फायदा उठाएंगे जो हमारा इस काम में मदद करेंगे। उदाहरण के तौर पर वो 2 तरह के लोगों के एग्जाम्पल देता है। जैसे कि पावर सीकर बोलता है कि जो भगवान पर हंसता है और उनका मजाक बनाता है वो हमारे साथ है। तो यहाँ पर एथिस्ट की बात हो रही है जो भगवान पर हमला करते हैं। वो खुद तो भगवान पर हमला करते ही है लेकिन साथ साथ अपने चेलों को भी ऐसा ही करने के लिए बोलते हैं। इससे मुझे रिचर्ड डॉकिंस का उदाहरण याद आता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी क्रिश्चियन सिविलाइजेशन और क्रिश्चियन आस्था का मजाक उड़ाया और जब ऐसा करके उन्होंने और उनके जैसे लोगों ने अपनी सोसाइटी को खोखला कर दिया और इस खोखलेपन का फायदा उठाकर बाहरी सिविलाइजेशन जैसे इस्लामिक सिविलाइजेशन अब क्रिश्चियन सिविलाइजेशन की जगह ले रही है। अब वही रिचर्ड डॉकिंस ये कह रहे हैं कि बट हम क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है, मैं कल्चरल क्रिश्चियन हूं और मैं चाहता हूं कि क्रिश्चियन इथोस ब्रिटेन में रहे। So I was slightly horrified to hear that Ramadan is being promoted instead. I do think that we are culturally a Christian country. I call myself a cultural Christian. I'm not a believer, but there's a distinction between being a believing Christian and being a cultural Christian. And so, you know, I love hymns and Christmas carols, and I sort of feel at home in the Christian ethos. I feel that we are a Christian country in that sense. It's true that statistically the number of people who actually believe in Christianity is going down, and I'm happy with that. But I would not be happy if, for example, we lost all our cathedrals and our beautiful parish churches
So I count myself a cultural Christian. I think it wouldn't matter if we, certainly if we substituted any alternative religion, that would be truly dreadful. आई मीन आपने पूरी जिंदगी अपने रिलीजन का मजाक बनाया, उसी पेड़ को काटा जो आपको छाया दे रहा था। आपने क्रिश्चियन लोगों को करप्ट किया, उनको क्रिश्चियनिटी से दूर किया। अब जब आपकी इस आइडियोलॉजी का शिकार होकर क्रिश्चियन चर्चिस खाली है और जब ब्रिटेन में क्रिश्चियन कम बचे हैं और भी कम होते जा रहे हैं, तो अब आपको चिंता सता रही है कि कभी ब्रिटेन इस्लामिक कंट्री ना बन जाए। अब कर्मा आपसे आपके किए का हिसाब मांग रहा है। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अपनी सभ्यता को दीमक की तरह खोखला करने के बाद जो गड्ढा रह जाएगा उसकी भरपाई कैसे होगी। जिस क्रिश्चियनिटी ने अपने अंदर रिफॉर्म लाकर साइंस को बढ़ावा दिया, उसी क्रिश्चियनिटी का आपने मजाक बनाया। यू मोक द रिलीजन विच वॉज कन्वीनियंट फॉर यू टू मोक एंड देन टेक प्राइड इन योर ब्रेवरी। लेकिन वो बहादुरी नहीं थी, वो मूर्खता थी। यू मेक योर ओन सिविलाइजेशन वीक एंड नाउ यू वांट इट टू फाइट फॉर यू। That's why this atheist and nihilist are useful idiots. इसी तरह दूसरी कैटेगरी में वो इंसान है जो पावर सीकर की मदद करेंगे। वो इंसान जो इस बात से डरते हैं कि शायद वो लिबरल नहीं है, खुले विचार का नहीं है, वो भी पावर सीकर का साथ देंगे। क्योंकि वो इंसान जो यह सोचता है कि वो पुराने समय का है और नई पीढ़ी और उनके विचार को समझ नहीं पाता और अपनी इस कमी से शर्माता है, वो भी इन पावर सीकर का साथ देगा। क्योंकि जब पावर सीकर कुछ नया लेकर आएंगे तो ये लोग या तो इस नई चीज का साथ देंगे ये सोचकर कि कुछ भी नए के लिए अपना दिमाग खुला रखना ही खुले विचार है, या फिर ये लोग विरोध नहीं करेंगे और अपनी पुरानी मान्यताओं को हीन भावना से देखेंगे और खुद भी जो चीज फैशन या ट्रेंड में चल रही है उसके साथ दिखाई देंगे। हम लोगों के दिल में ऐसी जड़ें जमा लेंगे कि वो चाहकर भी हमें निकाल नहीं पाएंगे। आजकल किसी के पास अपना खुद का दिमाग नहीं है, अपनी खुद की सोच नहीं है। इसका फायदा उठाकर हम असली मुसीबत खड़ी करेंगे, ऐसी समस्याएं पैदा करेंगे कि हर चीज अपनी नींव से गिर जाएगी और पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सामान्य लोग नशे में धुत है, माए नशे में धुत है, चर्चिस खाली है, रशियन गॉड सस्ती वोडका के नशे में सोया हुआ है। Whenever I read this line तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब मैं दोस्तोव्स्की के समय के रशिया का ये जिक्र सुनता हूं तो मुझे दया भी आती है, लेकिन साथ ही साथ मुझे एक गर्व की भी अनुभूति होती है कि हमने अपने भारत देश में व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने वाली संस्कृति को बचाकर रखा है। हमारे आर्ट फॉर्म, म्यूजिक, डांसेस, हमारे पुराण, वेदा, रामायण, महाभारत और भी बहुत सारी चीजें जो एक भारतीय को दूसरे भारतीय से जोड़ कर रखती है, इसको हमने अभी तक बचा कर रखा है। ठीक है, हो सकता है कि कई मायने में मैं अपने आप को एथिस्ट समझता हूं, लेकिन मैं अपनी भारतीय सभ्यता और उसकी विरासत को सम्मान की नजर से देखता हूं और मुझे यकीन है कि जब तक भारत अपने इन मूल्यों और संस्कृति की रक्षा कर पाता है, तब तक कोई भी दुश्मन, कोई भी पावर सीकर भारत और उसकी सभ्यता को तोड़ नहीं सकता, लोगों को लोगों के खिलाफ नहीं कर सकता। तो हमें अपने भारतीय मूल्यों और संस्कृति की रक्षा इन सोसाइटी ब्रेकर और पावर सीकर से करनी होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल प्रोटेक्ट धर्मा सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट यू। हम जगह जगह आग लगाएंगे, झूठे झूठे किस्से कहानियों को जन्म देंगे और जब ऐसा करने के बाद पुराने भगवान मर जाएंगे तो हम नए भगवान लेकर आएंगे, एक नया आइडिया लेकर आएंगे। यहाँ पर पावर सीकर ये कह रहा है कि जब पुराने भगवान मर जाएंगे, पुरानी मान्यता खत्म हो जाएगी और इंसान अंधकार में डूब जाएगा, तब हम मसीहा बनकर आएंगे, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी बनकर आएंगे। हम भेड़िए भेड़ का रूप धर कर आएंगे, हम राक्षस भगवान का रूप धर कर आएंगे। ऐसे हम खुद भगवान बन जाएंगे और पूरी ह्यूमैनिटी हमारी गुलाम बन जाएगी। एनीवे, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं।